हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अदिति है। अगर फॉर द फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर आ रहे हो तो पेपर 2 मेरा कंप्यूटर साइंस है, जिसके साथ मैंने JRF क्वालिफाई किया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना था। चलो, हाइपर लिंक जो होते हैं आपके या हाइपर टेक्स्ट लिंक होते हैं जो कि www के अंदर होते हैं, वो यूनिडायरेक्शनल होते हैं, विच मीन्स कि आपका जो डेस्टिनेशन होता है वो एक जगह से मूव हो गया या डिलीट कर देते हैं विदाउट दी सोर्स बीइंग नोटिफाइड, जिसकी वजह से हमको ब्रोकन लिंक मिलते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया हो ना, जब आप किसी एक लिंक पे क्लिक किए हो तो आपको ऐसा दिखाया होगा कि लिंक नॉट फाउंड, है ना? ऐसा लिंक नॉट फाउंड वाला एरर आपके पास में आ गया होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, यूनिडायरेक्शनल होता है। ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है। सोर्स पे आपने कोई लिंक लगा रखा है, उस पर क्लिक किया तो आप इस डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो। अब हम क्या कर सकते हैं, हम बिना डेस्टिनेशन को बताए या बिना सोर्स को बताए हम लिंक हटा सकते हैं। फिर आपके पास में जो एरर आता है उसको हम बोलते हैं लिंक नॉट फाउंड एरर या फाइल नॉट फाउंड। गूगल सर्च इंजन जो होती है वो एक एल्गोरिथम, एक सीक्रेट एल्गोरिथम के साथ में काम करती है, जो जनरल पब्लिक जो होती है उसको पता ना चले। देखो, बात ऐसी है कि ये सही है, सही बात है, ऑब्वियस ही बात है। अगर गूगल कैसे सर्च करता है ये लोगों को पता लग गया तो सबसे पहले तो इसकी बनेगी मैम कॉपी। कौन बनाएगा? चाइना बनाएगी, फिर चाइना से इंडिया बनाएगी, फिर इंडिया से पूरी दुनिया बना लेगी। तो ये तो मैडम अच्छी बात नहीं। वेब सर्च इंजन जो होते हैं ये पर्सनल डेटा को कलेक्ट करते हैं और फिर टारगेट करते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। ये बात बिल्कुल सही है, इसी को हम कहते हैं डेटा साइंस। आप लोग जो भी बारे में बात कर रहे हो, जो भी बारे में सोच रहे हो, इमेजिन करना, वो सब के सब आपके गूगल फीड में दिखने लगते हैं। आपसे मैं अभी साइबर क्राइम की बात करूंगी, आपके गूगल फीड में साइबर क्राइम शो करने लगेगा, है ना? या फिर आप लोगों ने कभी कहीं जाके किसी वेबसाइट पे जीन्स देखी होगी तो अब आपको हमेशा जीन्स के ही एडवर्टाइजमेंट आएंगे। आप कहीं भी जाओ, पढ़ाई वाली वेबसाइट पे आओ तो भी आएंगे। इसे हम कहते हैं यूजर का पर्सनल डेटा को यूज करके यूजर को एडवर्टाइजमेंट दिखाना। जो चीज ज्यादा दिखती है वो ज्यादा बिकती है। ये वाला रूल होता है ना कॉमर्स का, ये यहाँ पर अप्लाई होता है। ठीक है, तो डेटा साइंस इसी को बोलते हैं। और तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक लिखे हैं मैम, बिल्कुल सटीक, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। सबसे बड़ा चैप्टर है आपका आईसीटी का इंटरनेट वाला, क्योंकि इंटरनेट खुद अनलिमिटेड है, तो मैं बता ही नहीं सकती कि कहां तक लिमिट करोगे इस चीज को आप। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कंप्यूटर नेटवर्क्स आर ट्रू? इंट्रानेट जो है वो पब्लिक नेटवर्क है क्या? इंटरनेट ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स है। एक्स्ट्रानेट जो है वो इंटरनल नेटवर्क है, और ये एक्सटर्नली बाय एन ऑथोराइज्ड यूजर आप एक्सेस कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया सवाल, देखते हैं कितने लोग बता पा रहे हैं। मैम पहली बात तो जो इंट्रानेट है वो इंटरनल नेटवर्क होता है, पब्लिक होता है। गलत बात, इंटरनल है मैम। इंट्रानेट किसी एक कंपनी के अंदर के लोग जब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्लैक, है ना जी, फॉर एग्जांपल स्लैक। इंटरनेट जो है वो ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड है, बिल्कुल सही बात है मैम, 100% करेक्ट बात है। एक्स्ट्रानेट जो होता है वो एक इंटरनल नेटवर्क होता है, बट बाहर के लोग इसको कर सकते हैं एक्सेस, जो कि ऑथराइज्ड, बिल्कुल सही। एक ऑर्गेनाइजेशन वाला जो नेटवर्क होगा वो आपका एक्स्ट्रानेट होता है। Internet reflects the existence of the techno science world of cyberspace. Cyberspace has a necessitated arrival of many sub media like email, www और बहुत सारे आ गए हैं अब तो। फिजिकल स्पेस, दो अलग अलग चीजें हैं। फिजिकल स्पेस जो आपके आसपास है मैम, ये सारी की सारी फिजिकल स्पेस है। जो चीज रियल है, जो चीज रियल नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट है, सिर्फ एक आइडियोलॉजी है, इमेजिनेशन है, जैसे कि क्लाउड, जैसे कि इंटरनेट, ये सब क्या है? ये सब मैम आपके साइबर स्पेस में लाई करते हैं। तो आपसे ये कह रहा है कि जो इंटरनेट है ये सब कुछ, ये क्या है? ये साइबर स्पेस के अंदर का टाइप है, बिल्कुल सही है। साइबर स्पेस का मतलब है बहुत सारी सब मीडिया, जैसे ईमेल, www। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये जो www है ये क्या है? ये एक तरीके का रिपोजिटरी है, वेब है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एक दूसरे से कनेक्टेड फॉर्म में वेब सर्वर्स के ऊपर कहीं पर सेव है। तो ये जो है कनेक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं www, रिपोजिटरी, बहुत बड़ा गोडाउन, स्टोरेज। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखे हैं, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट लिखे हैं। साइबर स्पेस, सर्च इंजन, वेब ब्राउजर, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब आपके रिलेटेड टर्म्स है, ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर बार मैं आप लोगों को क्लाउड बनाती हूँ और क्लाउड बना के बताती हूँ कि इसके बहुत सारे टर्म्स हैं,
जैसे क्लाउड भी हम इसी को बोलते हैं, इंटरनेट भी इसी को बोलते हैं, www भी हम इसी को बोल देते हैं, और साइबर स्पेस भी हम इसी को बोल देते हैं। सब रिलेटेड टर्म है, पर कुछ ना कुछ डिफरेंस है एक दूसरे के अंदर। ओहो, अगला सवाल देखें। न्यूमेरिकल आईडी ईच डिवाइस ऑन द इंटरनेट आईपी एड्रेस कहलाती है मैम, 32 बिट का या फिर 128 बिट का होता है। ठीक है, एक यूनिक आईडी जो कि आपके नेटवर्क इंटरफेस का आईडी है। आपका मशीन एड्रेस होता है मैम, मैक एड्रेस 48 बिट्स का होता है। इंटरनेट का यूज करना फोन कॉल करने के लिए, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, और जो आप लोगों के वेब ब्राउजर पर जो आप लोगों का एड्रेस सर्च करने के लिए, वेब एड्रेस सर्च करने के लिए आपके पास में होता है, वो होता है आपका यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला सवाल देखिए, जो आप लोगों ने कॉपी ऑफ ईमेल सेंड करी है सीसी को, तो सारे के सारे रेसिपिएंट देख सकते हैं किस किस को भेजा है। अगर आपने बीसीसी यूज किया है तो जो आपके बीसीसी वाले रेसिपिएंट्स है वो एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं। दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही लिखा है? मैम दोनों ही बिल्कुल सही लिखे हैं, दोनों ही बिल्कुल एग्जैक्टली सही बातें लिखी गई है। ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी बिल्कुल सही बात लिखे हैं। तो बीसीसी वाले जो है वो एक दूसरे को नहीं देख सकते, बट बाकी सबको तो देख ही सकते हैं। बीसीसी और बीसीसी ये दोनों एक दूसरे में आपस में एक दूसरे को नहीं देख सकते, जबकि सीसी वाले सबको देख सकते, सब सीसी वालों को देख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज बताना, ये जो सीसी होता है इस तरीके से अगर मैं लिखकर दे दूं तो ये भी कार्बन कॉपी होता है क्या, या कुछ और होता है? जरा लाइव चैट में लिखकर बताएंगे तो। आईपी एड्रेस है, मैक एड्रेस है, सॉकेट एड्रेस है और यूआरएल एड्रेस है। अब देखो ध्यान से, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, ये सब क्या है? ओएसआई मॉडल है। ओएसआई मॉडल थोड़ा लेटेस्ट वाला टॉपिक है, आजकल काफी ज्यादा फैशन में है। पेपर 1 में ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके अंदर 7 लेयर्स होती है, और ये मॉडल किस पर बेस्ड है? टीसीपी आईपी मॉडल पर बेस्ड है बच्चे। टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर कितनी लेयर्स होती है? 4 या फिर 5। मैम या फिर क्यों बोल रहे हो? आपको तो पता होना चाहिए, किसी को भी नहीं पता है भाई। क्यों? जब ये बना था तो इसको डॉक्यूमेंट नहीं किया गया था, तो कहीं जगह पर ये 4 है, कहीं जगह पर ये 5 है। बट ये जब बना तो डॉक्यूमेंट पहले हुआ, किसने बनाया? आईएसओ ने बनाया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो स्टैंडर्डाइजेशन करने का काम करती है। इन्होंने बनाया, 7 लेयर थी। फिजिकल लेयर से शुरू होता है, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, फिर आपके लिए आती है आपकी सेशन लेयर, फिर आती है प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर। किसी भी एक सेंडर से रेसिपिएंट तक मैसेज कैसे जाता है इंटरनेट पर? यूजिंग ओएसआई मॉडल। हर लेयर की अपनी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर लेयर पे अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी काम करती है, अलग अलग एड्रेसेस बनते हैं। जैसे आईपी एड्रेस आपका बनता है नेटवर्क लेयर पर, मैक एड्रेस जो होता है वो बनता है आपका डेटा लिंक लेयर पर, जहां पर फ्रेम्स ऐड होते हैं। ठीक है, अगर आपको 2 भी पता है तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तो आपका ए का जो है वो 2 होगा और बी का जो है वो 4 होगा। ए का 2, बी का 4, सिर्फ एक ही के अंदर आ रहा है, दैट इज मैम योर ऑप्शन नंबर। इवन एक भी पता है तो भी हो जाएगा। पर इसके अलावा भी आगे देखो, जो आपका सॉकेट एड्रेस होता है, सॉकेट किससे रिलेट करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर से। और यूआरएल एड्रेस, जो कि अभी अभी मैंने आपको बताया, वेब एड्रेस वाला, जब हम लोगों को कोई भी चीज ढूंढनी होती है तो वेब ब्राउजर पे जाके टाइप करते हो ना, तो वो आप एप्लीकेशन लेवल पे ही तो डाउनलोड कर रहे हो। जो आप लोगों का वेब ब्राउजर है वो भी तो एक तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है, एप्लीकेशन प्रोग्राम ही है। तो आप लोगों का जो यूआरएल एड्रेस होता है वो एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। याद रखोगे क्या? ये सारी की सारी चीजें पे स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो, आपकी फिजिकल लेयर जिस पर बिट्स हम टर्म यूज करते हैं, डेटा एड्रेस, डेटा लिंक एड्रेस आपका मैक एड्रेस कहलाता है, फ्रेम्स, नेटवर्क एड्रेस आईपी एड्रेस कहलाता है। आईपी के साथ में कोई भी एक बिट को हम पैकेट बोलते हैं, फिर सेगमेंट बनते हैं, और फिर आपका डेटा कहलाता है।
आगे चले नेक्स्ट सवाल पर। चलिए जी, देखो टॉर्जन हॉर्सेस, वायरस और वॉर्म्स के बारे में बात की जा रही है। राइट वंस, रीड मैनी वॉर्म्स होता है। वॉर्म्स बिल्कुल वायरस की जैसा होता है, बट इसको किसी और प्रोग्राम की जरूरत नहीं होता है, अपने आप में ही ये स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, पैरासाइट कौन होता है? वायरस होता है। वाइटल इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज अंडर सीज, तो ये क्या है? आपका वायरस है। टॉर्जन हॉर्स क्या कहता है? एक मैलवेयर है जो कि एक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर की जैसा लगता है और एक तरीके की सवारी की जैसा एक्ट करता है। बाकी जो आपके बड़े मैलिशियस सॉफ्टवेयर हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करता है। तो यहाँ पर आपके सारे के सारे सही बातें कह रहे हैं। एक क्वेश्चन डेफिनेटली डन है, गारंटी है, 100% स्टैम्प पर लिख कर ले जाओ कि मैलवेयर से आएगा। फिशिंग है, फार्मिंग है, स्पैमिंग है और स्मिशिंग है। फिशिंग, ईमेल के थ्रू फ्रॉड करना, जाल बचाना, जाल बिछा के होता ना, 25 लाख की लॉटरी लगी है, मेल आ गया आपके पास में। फार्मिंग हो गया, स्पैमिंग हो गया और स्मिशिंग हो गया। देखो स्पैमिंग भी ईमेल से ही रिलेटेड है, पर इसका एक कीवर्ड बताए थे मैम आप, अनसॉलिसिटेटेड मैसेज। स्मिशिंग, जब आप एसएमएस का यूज करके क्या करते हो मैम? फिशिंग अटैक करते हो। और फार्मिंग, बड़ी मछली को जाल में फंसाना, ये आपकी फार्मिंग होती है। तो देखो अनसॉलिसिटेटेड बल्क मैसेज, जबरदस्ती अनवांटेड मैसेजेस भेजते जाना, इसको हम लोग कहते हैं स्पैमिंग। सी का हो जाएगा 4, सी का 4 हो जाएगा, तो इसको हटाओ, इसको हटाओ। फिर इसके बाद में स्मिशिंग कर लेते हैं, देखो, या फिशिंग कर लो, क्योंकि इसके बाद फिशिंग आ रहा है। ईमेल्स का यूज करके लोगों की पर्सनल डिटेल्स निकलवाना, ये फिशिंग होता है आपका। ए का 3 हो जाएगा। देन आप लोगों के लिए आ रहा है एक्शन ऑफ सेंडिंग टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू अटैक करना, स्मिशिंग, यानी कि डी का हो जाएगा 2। तो आपका करेक्ट आंसर जो, ओ हो ज्यादा नहीं मैम, ओ हो ये सही है। ए का 1 तो नहीं हो सकता ना। और बड़ी मछली को जाल में फंसाना, ये क्या होता है? फार्मिंग होता है। नेक्स्ट देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये नए टाइप के सवाल जब मैंने करवाए थे उसमें से एक है। Which one of the following is an act of obtaining a password or other confidential information from a person within an organization by using unauthorized social or unauthorized means such as phishing an emergency situation? मैम इस टाइप के अटैक को हम लोग बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग अटैक। सोशल मीन्स को, सोशल मीडिया के मीन्स को यूज करना और इस तरीके से जाल बिछाना, है ना, ऐसा फेक आईडी बनाकर एंटर करना होता है ना, जैसे लड़का लड़की बन के आपको फेसबुक पे मैसेज भेजता है और हेलो हाय क्या हालचाल, है ना, और फिर आप सोचते हो हाँ यार ये तो सही है मैम, बढ़िया चल रहा है मामला। illegitimate website pretends to be a specific legitimate website is called as sniffing, है ना। skimming जो होता है वो एक ई बैंकिंग है, refers to identifying frauders, बेसिकली जितने भी आपके होते हैं और उनका ऐसा क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन निकाल लेना और ये सब चीजें कर लेना। देखो किसी भी ऑथेंटिक वेबसाइट को कॉपी करके एक फेक वेबसाइट बना के किसी लोगों को उल्लू बनाना, तो वो काम स्निफिंग नहीं होता है बच्चे, वो काम होता है स्पूफिंग। क्या कहलाता है? स्पूफिंग। स्पूफ करना वैसे भी उल्लू बनाना होता है। तो यहाँ पर पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही कह रहा है। स्किमिंग जो होती है वो बैंकिंग टर्म्स के अंदर ये जो चोरी चकाटी होती है ना, वो काम आपका होता है क्या? आपका स्किमिंग। ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, आप लोगों से बोल रहा है शेयरवेयर और फ्रीवेयर। क्लासेस ऑफ कंप्यूटर्स पढ़े हमने, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर पढ़े, अब क्लासेस ऑफ सॉफ्टवेयर्स के ऊपर सवाल करते हैं कुछ। कि शेयरवेयर जो होता है वो एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो कि यूजर ट्रायल बेसिस पर यूज कर सकता है और उसके बाद में पैसा उसे देना होता है। फ्रीवेयर को फ्री में यूज कर सकता है बट उसके अंदर किसी भी तरीके के चेंजेस नहीं कर सकता है। दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक लिखी है, ठीक है। शेयरवेयर जैसे आप लोग यूज करो थोड़े टाइम के लिए फ्री, पर उसके बाद में आपको पैसा भरना पड़ेगा। और फ्रीवेयर जिसको आप टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट यूज तो कर सकते हो बट आप उसके अंदर किसी तरीके का मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल देखो, आपके लिए सवाल आ गया है भैया विजुअल डिस्प्ले डिवाइसेस VDD के ऊपर या VDU के ऊपर। आपसे ये कह रहा है कि अनीता ने एक नया कंप्यूटर खरीदा जो कि LED डिस्प्ले के साथ में आया है, तो LED डिस्प्ले जो है अनीता जी को क्या क्या मिलेगा?
फ्लैट पैनल डिस्प्ले है, बिल्कुल सही बात है। इट क्रिएट्स इमेजेस यूजिंग रेड, ग्रीन एंड ब्लू डायोड्स। ओके, इट इज नॉट वेरी एनर्जी एफिशिएंट, हीट को ज्यादा डिस्पैच करता है, ऐसा बोल रहे हैं ये लोग। नहीं मैम, ये तो सीआरटी मॉनिटर्स करते थे। इट कैन बी यूज इन मोबाइल डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स। यस, इट कैन बी यूज। इट इज अ फ्रंट लिट डिस्प्ले। नो, इट इज नॉट, इट इज अ बैक लिट डिस्प्ले। बैक लिट डिस्प्ले होता है ये आपका। तो यहां पर आपके सही आंसर्स कौन कौन से हो जाएंगे? सही आंसर्स हो जाएंगे आप लोगों के ए, बी और डी। यूजीसी नेट का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक प्रिंटर्स। चलिए आइए जी, प्रिंटर्स पे सवाल करें। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है लेजर प्रिंटर्स के बारे में। लेजर प्रिंटर जो है वो सूखी शाही से चलता है क्या? ड्राई इंक यहाँ पर यूज होती है। आपसे कह रहा है कि डॉट मैट्रिक्स और इंजेक्ट प्रिंटर्स और लेजर प्रिंटर्स जो होते हैं ये इंक को यूज नहीं करते हैं, इंक को ही यूज नहीं करते हैं, ये बोल रहा है। ये लेजर प्रिंटर जो होता है वो प्रॉपर्टी ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करता है। लेजर, लेजर लाइट, वैसे मैम चिल्ला चिल्ला के ऑप्शन क्या रहा है? लेजर लिखा है, इलेक्ट्रिसिटी लिखा है, दोनों एकदम करण अर्जुन है मैम, भाई भाई है। लेजर प्रिंटर जो होती है वो एक ओजोन गैस को प्रोड्यूस करती है और टाइनी टोनर पार्टिकल्स को एयर में रिलीज करती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसीलिए घरों में हम लेजर प्रिंटर से ज्यादा इंजेक्ट प्रिंटर्स लगाते हैं, और जो आपके लेजर प्रिंटर्स होते हैं वो ड्राई इंक को यूज करते हैं। ये बात भी सही है, सही कर दिया मैंने। यानी कौन कौन सा सही हो गया? बी गलत है मैम, बी गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है ना? अगला सवाल देखो, अगला कह रहा है कि जो लेजर प्रिंटर्स है उनको लेकर हमने क्या क्या बातें सही लिखी हुई हैं। देखो आप लोगों के पास में दो तरीके के प्रिंटर्स होते हैं ना, एक जो बहुत ज्यादा आवाज करते हैं मैम, और एक क्या करते हैं, बिल्कुल भी आवाज नहीं करते हैं, नॉइजी और नॉइजलेस। आपसे मैं बोल रही हूं कि जो रोटेटिंग ड्रम्स होते हैं वो ट्रांसफर करते हैं इमेज को पेपर के ऊपर। बिल्कुल सही बात है। पाउडर्ड टोनर का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर, बिल्कुल सही बात है। ड्राई इंक का इस्तेमाल किया जाता है। एक नोजल को हम यूज करते हैं मैम, नहीं, ये इंजेक्ट प्रिंटर में होता है, यहाँ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो प्रिंटर है मैम ये कैसे हैं, ये आपके ड्राई इंक को यूज करते हैं, ड्राई को। जो इंजेक्ट प्रिंटर है वो लिक्विड को यूज करते हैं। ठीक है। इट यूजेस प्रिंट हेड मैकेनिज्म, जो कि साइड टू साइड चलता है, नहीं, ये काम कौन करता है? इंजेक्ट प्रिंटर्स करते हैं। तो यहाँ पर ए और बी आपका सही आंसर हो जाएगा। हाँ, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट, नॉइजी एंड नॉइजलेस। डेटा डिस्क फ्रेगमेंटेशन है, डिस्क का फॉर्मेटिंग है। हिंदी में पढ़ना चाहो तो हिंदी में भी पढ़ लो एक बार जल्दी से। डेटा को कंप्रेस करना है ना, जो आपके पास में बड़े साइज का डेटा है उसको कंप्रेस करके छोटे साइज में कन्वर्ट कर देना मैम, ठीक है ना, ताकि कॉम्पैक्ट वे में कम जगह पर ज्यादा डेटा हम रख सके। जैसे हम लोग जिपिंग यूज करते हैं, जिप कर देते हैं ना किसी चीज को, जिप फोल्डर्स बनाना। जिप मतलब बड़े चीज को छोटे में कन्वर्ट करके रख देना। डेटा का एन्क्रिप्शन, जब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, पब्लिक चैनल पर हम डेटा को कम्युनिकेट कर रहे हैं तो जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो पर्सनल रहनी चाहिए, दूसरे पब्लिक लोगों को समझ में नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए हम उस डेटा को एनक्रिप्ट कर देते हैं, एनकोड कर देते हैं, स्क्रैम्बलिंग द डेटा सो दैट हम उसे प्रोटेक्ट कर सके। इसे हम कहते हैं डेटा का एनक्रिप्शन। डिस्क का फ्रेगमेंटेशन, आपके पास में डिस्क बहुत बड़ी है। अब जैसे आप सोचो आपके घर में बहुत बड़ी अलमीरा है, उस बहुत बड़ी सी अलमीरा के अंदर अगर आप सामान रखोगे तो आपको लगेगा कि बड़ा है तो बड़ी सारी चीजें रख दोगे, पर नहीं मैम, हम क्या करते हैं उसमें छोटे छोटे पार्टीशंस बना लेते हैं सो दैट मैनेज्ड तरीके से तमीज से हम सामान रख सके। ठीक है, नहीं तो ऐसे बड़ी जगह पे तो ऐसे सामान रखा गया है, मजा नहीं आएगा, और कोई सामान ढूंढोगे तो ढंग से मिलेगा भी नहीं। इसीलिए पूरी जो डिस्क होती है आपकी, उसको हम अलग अलग फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं सो दैट हम अलग अलग फ्रेगमेंट्स में मैनेज्ड तरीके से डेटा को रख सके। देन आता है आप लोगों के लिए डिस्क फॉर्मेटिंग। डिस्क को फॉर्मेट करना मतलब जो चीजें पुरानी उस पर लिखी हुई थी उसको हटा के उसे क्लियर कर देना, इसे कहते हैं डिस्क को फॉर्मेट करना। जैसे आप अपने फोन को फॉर्मेट करते हो ना, बहुत एरर आने लगते हैं, ढंग से नहीं चलता होता है, तो आप सारा खाली कर देते हो उसको,
फॉर्मेट कर देना, एकदम 0 से बिगिन करना। तो कीवर्ड वाइज चूज करोगे तो एक से ही हो जाएगा, अगर कीवर्ड वाइज चूज किया तो एक से ही हो जाएगा। अगला देखो, पीडीएफ के बारे में है और MP3 के बारे में है। अब पीडीएफ क्या होता है? पीडीएफ जो है वो जेनेरिक है और MP3 जो है वो आपका जेनेरिक ऑडियो फाइल है। अगर आपके पास में अलग अलग मशीन्स है, अलग अलग मशीन्स पे अलग अलग तरीके के फॉर्मेट्स आपको यूज नहीं करने पड़ रहे हैं और सेम चीज सभी मशीन्स पे चल जा रही है, सभी प्लेटफॉर्म पे एक ही तरीके की फाइल चल जा रही है, आपको अलग अलग फॉर्मेट में उसे कन्वर्ट नहीं करना पड़ रहा है, तो हम उसे कहते हैं जेनेरिक, अदरवाइज हम उसे कहते हैं नॉन जेनेरिक। बस इतना सिंपल बात आप याद रखो, ठीक है। तो आप लोगों का जो पीडीएफ होता है और जो MP3 होता है, दोनों सही बात, बिल्कुल कैसे होते हैं? जेनेरिक होते हैं, बोथ ट्रू। इसके अलावा भी है, थोड़े और सारे हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, जैसे कि JPEG, GIF, PNG, TIFF, BMP, PDF, इनकी फुल फॉर्म भी पढ़ी है हमने और इनका ये भी पढ़ा है कौन सा होता है जेनेरिक, कौन सा नहीं होता है। जो नहीं होता है वो याद करो, आपका PhD नहीं होता है, आपका रॉ नहीं होता है और आपका AI नहीं होता है। ये कैसे नहीं होते हैं? जेनेरिक नहीं होते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोगों का जो VMA होता है ना, मीडिया वाला जो होता है, वो आप लोगों का क्या नहीं होता है? जेनेरिक नहीं होता है। इसमें एक और सवाल पूछा जाता है, लॉसी और लॉसलेस। बड़े फाइल को जब छोटे फाइल में कन्वर्ट करने के लिए कंप्रेस करते हैं तो कुछ बिट्स उसके लूज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, गुम जाते हैं। लॉसी, तो कौन सी लॉसी होती है, कौन सी लॉसी नहीं होती आफ्टर कंप्रेशन, ये भी आप लोगों से पूछा जाएगा। तो ये भी पता लगाना है कि कौन सा लॉसी होता है, कौन सी लॉसी नहीं होता है, लॉसलेस कौन सा होता है। समझ गए? नेक्स्ट देखो, रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर बात की जा रही है। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन और बारकोड। देखो, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जो RFI आप लोगों के सिस्टम्स होते हैं, RIFS, ये रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही बात है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन जो आप लोगों की चेक्स पे होते हैं, इजी टू फोर्ज होते हैं और इनको हम लोग रिटर्न ओवर कर नहीं कर सकते हैं। देखो ये गलत बात लिखी है इसके अंदर। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, जैसे OMR भरते थे, स्पेसिफिक प्लेस ऑन टर्म पे हम लोग इसको लिखते हैं स्पेसिफिक कलर से। कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन जो OCR होता है, वो टेक्स्ट को और कैरेक्टर्स को रीड कर लेता है, अल्फाबेट वगैरह सबको, बिल्कुल सही बात है मैम। बारकोड्स जो होते हैं उनको हम फॉर्ज कर सकते हैं, डैमेज भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही। ये जो बारकोड होता है, जैसे हम लोग मॉल्स में जाते हैं, आइटम्स के पीछे लगा हुआ होता है इस तरीके से, ऐसे, इसको डैमेज करना आसान है। पर जो आपका MICR है वो चेक्स में यूज होते हैं, इनको हम लोग कॉपी नहीं कर सकते हैं, है ना, बैंकिंग में यूज होते हैं। कौन सा इसमें से है जो आस्की का है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आस्की का कौन कौन है इसके अंदर? देखो, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट आप लोगों का, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ये भी आपके लिए कौन सी है? आस्की के अंदर आती है। और आपका टेक्स्ट, ये भी आस्की के अंदर आता है। मैम आप ये कैसे पहचान रहे हो? मैं ऐसे पहचान रही हूँ कि जो आस्की होता है ये क्या करता है, ये जो आपका टेक्स्ट होता है मैम, या जो भी बेसिकली आप लोगों के पास में लेटर्स होते हैं, लेटर, उन लेटर्स को किसमें? बाइनरी बिट्स में कन्वर्ट करने का काम करना होता है हमको। तो हमारे पास में उसके लिए आस्की कोड होता है, अमेरिका ने बनाया था ये। अब देखो, इनमें से आपको ये चूज करना है कि जो टेक्स्ट के फाइल फॉर्मेट्स है वो कौन कौन से हैं। टेक्स्ट में देखो TXT तो आता ही है, ये टेक्स्ट का फाइल फॉर्मेट है। CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ये भी टेक्स्ट का फॉर्मेट है। और RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ये भी टेक्स्ट का है। पर जो JPEG है ये पिक्चर के अंदर आता है, इमेज फाइल फॉर्मेट है। और जो PDF है वो बोथ है, टेक्स्ट भी होता है, इमेज भी होती है, हर चीज की PDF बनती है ना, तो ये तो जेनेरिक है वैसे भी। इसीलिए आपको जो टेक्स्ट वाले हैं वो चूज करने हैं। समझ गए? अगर किसी को ये चीज नहीं आती थी तो सीख लो, आपके एग्जाम में ऐसे आलतू फालतू के सवाल एक दो पूछ लेता है। आस्की क्या काम करता है मैम? लेटर को, जो आपके अल्फाबेट्स है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो क्या कर रहा है? टेक्स्ट को कन्वर्ट करने का काम है। तो जो टेक्स्ट वाले वो चूज कर लिए मैंने, खत्म कहानी। जो बोथ है या इमेज है वो हटा दिए।
पीडीएफ जो है वो डॉक्यूमेंट में भी जाएगा, इमेज में भी जाएगा, दोनों चीजों की पीडीएफ बनती है बच्चे। अगला देखो, इमेज फाइल फॉर्मेट के ऊपर सवाल है। बीएमपी जो बिट मैपिंग होती है आपकी, ये सूटेबल नहीं होती है ग्राफिक्स ऑन वेबसाइट के लिए, क्योंकि ये जो होती है हर इंडिविजुअल पिक्चर एलिमेंट की जो इंफॉर्मेशन है उसको बड़ी फाइल के अंदर स्टोर करके रखता है। यस मैम, देखो ये बात जो है बिल्कुल सही लिखी है और आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। मैम हम कौन सी यूज करते हैं फिर ग्राफिक्स के लिए? हम यूज करते हैं GIF, ग्राफिक्स इंटरचेंजेबल फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम लोग TIFF भी यूज कर लेते हैं। इसके अलावा हम लोग जो है वो आप लोगों के लिए JPEG भी हम यूज करते हैं, और सबसे ज्यादा अगर कोई यूज होता है तो वो होता है PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। सबसे ज्यादा PNG हमारा यूज होता है, ठीक है। और सबसे क्लियर पिक्चर भी किसमें आती है? PNG के अंदर आती है। दिस इज मिक्स, PYQs एज वेल एज न्यू क्वेश्चन, सब मिक्स है इसके अंदर। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है JPEG से रिलेटेड, MIDI से रिलेटेड, MP3 से रिलेटेड और MP4 से रिलेटेड। MP3 ऑडियो के लिए, MP4 ऑडियो और वीडियो दोनों के लिए, ठीक है ना। बिना ऑडियो के तो वीडियो कोई काम का नहीं होता है, तो वीडियो है तो ऑडियो वीडियो दोनों जाएगा। MIDI किसके लिए यूज होता है? आप लोगों का इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट के लिए। और JPEG तो आप जानते हो, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो कौन सा किसके लिए होता है? फाइल कंप्रेशन के लिए कौन सा होता है? और म्यूजिक, जैसे अभी अभी मैंने बोला ना, इंस्ट्रूमेंट या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट साउंड्स के लिए, तो ये आप लोगों का हो गया, ठीक है। फाइल कंप्रेशन जो कि फोटो फाइल को स्मॉलर साइज के अंदर स्टोर करने के काम आता है, JPG हो गया, ठीक है। देन मल्टीमीडिया को, अब बताओ मुझे, इलेक्ट्रॉनिक साउंड है और वीडियो है या मल्टीमीडिया है, तो मल्टीमीडिया कौन सा लगाएंगे हम? मल्टीमीडिया में MP4 लगाएंगे, है ना। मल्टीमीडिया में MP4 लगाएंगे, मल्टीमीडिया ऑडियो और वीडियो दोनों आएगा मैम, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा, यानी कि डी का हो जाएगा 2, देखो डी का 2 हो जाएगा, और ए का हो जाएगा कहाँ गया फोटो वाला, ए का हो जाएगा 3। तो ए का 3 ये तो हटाओ, ए का 3 और डी का 2 दोनों ही है मैम। बी वाला भी चूज कर लो, म्यूजिक वाला जिसमें आ रहा है वो चूज कर लो। तो कौन सा हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, है ना, सी का 4। डज नॉट है मैम, डज नॉट है, तो ये नहीं आएगा, सी आएगा। सी का 4 होगा भाई, सी का 4 होगा, देखो सी का 4 होगा। नहीं नहीं नहीं, बी नहीं होगा, ए होगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सही है। पर्सनल डिजिटल ऑथेंटिकेशन, ओके। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वर्ल्ड वाइड वेब, ये दोनों तो सही है, ये गलत है। ये क्या होता है? PDA, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, मत करके आ जाना इसका, गलत है। PDA क्या होता है? PDA की फुल फॉर्म बता सकते हैं मैम? ये जनरेशन 2 के कंप्यूटर्स आए थे, PDA पर्सनल डेटा एनालाइजर हो सकती है कि इसकी फुल फॉर्म? PDA की फुल फॉर्म चलो आप बताओ। पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन नहीं करेंगे हम इसका आंसर, ठीक है। वैलेंटाइंस डे पे नहीं हो रहा आपका एग्जाम। PDA की फुल फॉर्म बताएं मुझे यहां पर। एनालाइजर होता है जी, असिस्टेंट होता है क्या? एनालाइजर होता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, बिल्कुल, जैसे कि पेजर, ठीक है ना, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जैसे कि पेजर जनरेशन 2 में आए थे ये आपके कंप्यूटर्स के फॉर्म में, पेजर्स आते थे, पेजर रीड करते थे आप। सिंप्लेक्स है, डुप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है। जब आप डेटा का ट्रांसमिशन सिर्फ एक दिशा में कर सकते हो तो उसे हम लोग सिंप्लेक्स बोलते हैं।
जब दोनों दिशा में कर सकते हो पर एक समय पर एक ही कर सकते हो तब हम उसे हाफ डुप्लेक्स बोलते हैं। दोनों दिशा में कर सकते हो, साइमल्टेनियसली कर सकते हो, एक साथ कर सकते हो तो फुल डुप्लेक्स बोलते हैं। जैसे टीवी का रिमोट और टीवी सिंप्लेक्स है। जैसे वॉकी टॉकी हाफ डुप्लेक्स है ना, हेलो ओवर, फिर वो सुनता है बोलता है हेलो ओवर। फोन टेलीफोन जो आपका होता है वो फुल डुप्लेक्स होता है, वही चूज करना है।